बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक रेफरेंस फाइल किया गया है, जिसमें इल्ज़ाम लगाया गया है कि उनकी LLB की डिग्री जाली है। रेफरेंस के साथ कुछ दस्तावेज़ात भी लगाई गई हैं। हम भी कुछ दस्तावेज़ात आपको दिखाएंगे। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक़ चीफ जस्टिस जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जस्टिस शहजाद अहमद ख़ान, मलिक शहजाद अहमद ख़ान, उनकी बेटी के जो एक्सीडेंट का मामला है कि मुबैना तौर पे उनकी गाड़ी के नीचे आके वो ड्राइव कर रही थी, 2 लड़के जाँ बहक हो गए थे। उस मामले को अब दोबारा हाईलाइट किया जा रहा है। क्या इन दोनों मामलात के पीछे हमारी एजेंसियाँ हैं, साहस अदारे हैं, ISI है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है, IB है, कौन इन सब के पीछे है, इस पर बात करेंगे। और फिर इमरान खान, मुझे ये लगता है कि जनाब उनका दिमाग जो है वो घूम चुका हुआ है और जेल से वो अजीबोगरीब किस्म के बयान दे रहे हैं। उन्होंने चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायद ईसा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसम मुनीर दोनों को बेशक वक्त निशाने पर रख लिया है। बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। उनकी बातों में किस हद तक सदाकत है, इसके क्या नताइज हो सकते हैं। और फिर उन्होंने एक और धमकी दे दी है कि जनाब मैं भूख हड़ताल कर दूंगा जेल में। क्या वो अपनी ज़ात के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं या किसी कौमी मकसद के लिए या अवाम की फलाह के लिए ये भूख हड़ताल करने जा रहे हैं? अगर करने जा रहे हैं तो इस मौजू पर भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने पिछले व्लॉग में मैंने अर्ज़ किया था कि कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है और मैंने ये अर्ज़ किया था कि ISPR ने इसकी कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की। मैं अपने ज़राए से आपको खबर दे रहा हूँ। एक तो मैं पाकिस्तान वाली बात की थी, फिर वो मैंने अर्ज़ किया था कि जनाब वो जो सरहदों की स्मगलिंग है और फिर सिक्योरिटी के मामला, दीगर मामला, इस हवाले से मैंने बात की थी। और एक मैंने उसमें ये खबर दी थी कि जो ब्रिगेडियर्स हैं उनकी प्रमोशन के लिए मेजर जनरल के ओहदे पर प्रमोशन के लिए जो प्रमोशन बोर्ड है उसका अजलास हो रहा है। तो वो कल अजलास हुआ है, उसकी तफसीलात सामने आ गई हैं और ISPR ने कोर कमांडर जो मीटिंग है उसकी तफसीलात भी जारी कर दी हैं और तकरीबन उसमें वही बातें हैं जो मैंने ज़राए से एक खुलासा सा आपके सामने रखा था। और उस मीटिंग का जो बड़ा पॉइंट है, मेजर पॉइंट जो है वो यही है कि अज़्म पाकिस्तान, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जो ऑपरेशन अज़्म पाकिस्तान है उसकी आप कह लें एक तरह से फ़ौज ने भी मंजूरी दे दी है। काबीना ने यह फैसला किया था, इस पर APC भी हो रही है और फिर इसको ज़रूरी करार दिया गया है मुल्क में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए। तो जो हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, उनसे मरी में मुलाकात हुई है इरफान सिद्दीकी साहब के जो सेनेटर हैं, और उन्होंने ये बताया है कि नवाज शरीफ ने भी ये कहा है कि दहशतगर्दी के खात्मा के लिए फ़ौज और जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी मुकम्मल हमायत की जानी चाहिए। कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, KP में क्यों? फिर बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला ने तो कहा है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो बलूचिस्तान में है। सबसे ज़्यादा जो शोर मचा रही है सेपरेशन के ख़िलाफ़ वो PTI है और अली मीन गंडापुर साहब हैं जो वज़ीर-ए-आला हैं। और उसकी वजह यही है, ये जो हम बातें करते हैं ना, ये ऐमी हवा में बातें नहीं हैं कि इमरान खान साहब जो हैं इनको तालिबान जो हैं, तालिबान पाकिस्तान, जिनको ये लेके नहीं आए थे पाकिस्तान में, 40,000 लोग हैं और 6,000 मिलिटेंट हैं, उनको बसाना होता है वापस। और फिर वो फैज़ हमीद साहब का पकड़ कर चले गए थे जनाब, चाय पी रहे हैं और जनाब फातेह काबल बन के तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो ये सारे लोग जो हैं, और दूसरी जो बात है, ये जो समान पार्क में एक हिसार बना हुआ था और जब इमरान खान को गिरफ्तार किया था यहाँ पुलिस ने, आपको पता है जब तस्वीर नहीं आई वो सामने, लेकिन इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया तो बाकायदा इनके चेहरे पे दहशतगर्दों की तरह कपड़ा डाला गया था। वो तो जब गाड़ी में बैठे हैं ना, उसके बाद इनका कपड़ा उतारा गया, मुंह से कपड़ा उतारा गया और फिर इनको ये कहा गया था कि जनाब आपने अगर तो बेइज्जत होकर जाना है, गिरफ्तार हर सूरत में करना है। जो इनकी अहलिया बुशरा बेगम, उन्होंने बड़ा शोर मचाया वहाँ गिरफ्तारी के वक्त। उनका जनाब मेरी सबसे कीमती चीज़ तो आप लेके जा रहे हैं। उनसे कहा गया ना कि आपकी चीज़ तो नहीं लेके जा रहे कीमती चीज़, उनका सबसे कीमती चीज़ तो आप लेके जा रहे हैं। और अब उन्हीं के खिलाफ जो ग्रुप है अलीमा बाजी वाला, वो उनके खिलाफ एक कंपेन शुरू कर दी है इसने, PTI के अंदर जो लोग हैं, और फिर जादू करनी है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें। बहरहाल वो फिर उसके बाद खान साहब वहाँ जो सबसे पहले फेंका गया ना पेट्रोल बम, जिस लड़के ने फेंका था वो स्वात का था।
और पुलिस के साथ लड़ाई करने वाले जो लोग थे ना, एक तो गिलगित बल्तिस्तान से आए हुए लोग थे, वहाँ पीटीआई की हुकूमत थी ना उस वक्त, और दूसरे स्वात से लोग आए हुए थे। बताया जा रहा है, ज़राए से ये बताया जा रहा है कि जब उनका किसी न किसी तरीके से तालिबान के साथ कोई ना कोई तल्लक है, और वो लोग इमरान खान के लिए आए हुए थे। और अब इस्लामाबाद में जब इनका, इस्लामाबाद के इलाके में जब इनका जलसा है, वो उन्होंने मनसूख की है, एनओसी जो मंजूरी थी वो मनसूख की तफरीश और मचा रहे हैं। और ये हुकूमत के लोग ये कह रहे हैं, वज़रा ये कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि जनाब इनका तो प्रोग्राम ही कुछ और था, ये 9 में ही करना चाहते थे। और गंडापुर ने भी कहा जनाब मैं पता नहीं कितने लोग, 5 लाख लोग लेके आ रहा हूँ, कितने लाख लोग लेके आ रहा हूँ। तो वो जब लॉन्ग मार्च इमरान खान खुद लेके आ रहे थे, आपके जब शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई थी, इसकी हुकूमत गिरने के बाद, और इन्होंने कैंपेन शुरू की हुई थी ताकि नए आर्मी चीफ का जो तकर्रर है आसम मुनीर का ना हो सके, वगैरह वगैरह सारा कुछ। तो उस वक्त ये लोग नहीं ला सके थे, इतने दाखिल नहीं होने दिया था उन्होंने इस्लाम। और वो कह रहे हैं ना मैं इतने बंदे लेके आ रहा था, ये और वो। और वहाँ ये इतलात ये हैं कि वो सिक्योरिटी अलर्ट जो होते हैं, थ्रेट अलर्ट वगैरह, वो तो जारी हो ही चुके हुए हैं, लेकिन इतलात ये है कि ये लोग यहाँ कुछ ना कुछ वारदात डालने वाले। तो वो इस बात और गिलगित वाले लोग हैं जिनका जिक्र जो बाल पार्क में से पकड़े गए थे, उसी तरह का। और फिर एक और मैं बात बता दूँ आपको कि एक था जनाब जॉर्डन ग्रुप, वो जनाब कोकेन और वो दूसरा जो आइस वगैरह का नशा बेचता है। और जो एक साझेदारों के पास एक रिपोर्ट है, पकड़ा गया वो, तो उनके जो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। और उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब है ये उनके मकरूज़ हैं। अब पता नहीं कैसे मकरूज़ हैं, ये खुद पीते थे, ये किसको ला के देते थे, ये क्या करते थे क्या नहीं करते, जेल में अब क्या करते। बहरहाल ये एक अलग मौजू है, इस पर फिर किसी वक्त भी लाग करेंगे। तो ये नवाज शरीफ की तरफ से ये कहा गया है कि जनाब उसमें पाकिस्तान जो ऑपरेशन है उसकी हिमायत कर देना उन्होंने, जनाब ठीक है बिल्कुल होना चाहिए। और इसमें APC भी हो रही है। अपने पिछले भी लाग में मैंने जो प्रमोशन बोर्ड की बात की थी, तो उसमें जो है 2 दर्जन से ज़ायद जो हैं ब्रिगेडियर्स, उनको मेजर जनरल के अहदे पे तरक्की दे दी गई है। उसमें 2 नाम ऐसे हैं जिनका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझता हूँ, बाकी जो रूटीन में के मामलात हैं। तो एक तो जनाब इरफान रामे साहब हैं। इरफान रामे साहब ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर थे जब फैज़ हमीद साहब जो हैं ये ISA में होते थे, DGC थे जिस वक्त, उस वक्त इरफान रामे साहब सेक्टर कमांडर थे इस्लामाबाद के। और जो शौकत सिद्दीकी को दबाव में लाने के लिए, मुलाकातों के लिए कुछ बातें शातें की गई थी, तो ये इरफान रामे साहब का नाम जो है उस मामले में आया था। और 2 मरतबा ये इग्नोर हुए इससे पहले। यानी ये नहीं है कि वो क्या कहते हैं सुपरसीड तो ये ना उसको मुस्तरद कर दिया, जनाब समरी आई उनका नहीं जनाब फिट नहीं है, काबिल नहीं है, उसको इल्तवा में रख लेते हैं, या फिर उसको कंसीडर नहीं करते, या फिर इग्नोर कर दिया जाता है उस बैच के लिए, प्रमोशन के लिए। ये 2 मरतबा कंसीडर नहीं हुए, तो अब इनको कंसीडर किया गया है और प्रमोट कर दिया गया है। इस मीटिंग में भी कुछ ब्रिगेडियर सबान जो हैं उनका इसी तरह इरफान रामे की तरह का मिलता जुलता मामला था। तो वो भी हतमी फैसला करने के बजाय, यानी उनको मुस्तरद करने के बजाय, उनको प्रमोशन जो मामला है एडजुटेंट जनरल जो हैं उनको मेरी इत्तला के मुताबिक भेज दिया गया। फिर वो जो फैसला करेंगे उसके मुताबिक देखेंगे, अगली दफ़ा कंसिडर करना है जो इसी बैच में उनकी प्रमोशन होनी है, जो भी होना है। और दूसरी जो बात है, तो दूसरी शख्सियत जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ शहरयार नाम के 2 ब्रिगेडियर साहबान जो हैं वो मेजर जनरल के अहदे पे प्रमोट हुए हैं। एक शहरयार क्रैशी साहब हैं और दूसरे हैं शहरयार मुनीर साहब। ये शहरयार मुनीर साहब जो हैं ये जनरल मुनीर हफीज़ जो किसी दौर में नैब के चेयरमैन भी रह चुके हुए हैं, उनके साहबजादे हैं। और ये साबिक सदर आरफ अलवी के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, और इस वक्त ये काम कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी के साथ, उसी ओहदे पे मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर ही ये काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। और दूसरी खबर जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो महाज बन गया हुआ है अदलिया के ख़िलाफ़, जजों के ख़िलाफ़, 6 जजों ने जब ख़त लिखा और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इसको नोटिस लिया, और फिर बाकी हाई कोर्ट से भी रिपोर्ट मंगवाई गई। तो लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट ने कोई इशारतन ये कहा कि ना बिल्कुल मुदाखलत शराखलत होती है, एजेंसियाँ जो मुदाखलत करती हैं। तो बहरहाल वो अभी मामला पेंडिंग है। तो वो 6 जजों के खिलाफ एक महाज खुल गया मीडिया पे, और जो ख़त लिखे थे जिन्होंने ख़त लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनमें
तारक महमूद जहांगीरी साहब का भी नाम है। वो जो खबर थी ना उसमें कि जनाब एक जज के घर से वो खुफिया कैमरे बरामद हुए जब उसका घर रेनोवेट हो रहा था, तो वो तारक महमूद जहांगीरी साहब यही हैं वो जज साहब, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस फाइल हो गया है। और ये रेफरेंस फाइल किया है कराची के रहने वाले हैं जनाब अरफान मदर साहब, उन्होंने ये रेफरेंस फाइल किया है। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन का राइट है उसके तहत जो कवानीन हैं या हकूक़ हासिल हैं शहरियों को, उसके तहत उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है और इसकी बुनियाद पे उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दी है। और उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि तारक महमूद जहांगीर की LLB की जो डिग्री है ये जाली है। जो मैंने बात की ना एजेंसियों वाली बात, तो अब इसमें किस हद तक सदाकत है इस मामले में और किस हद तक ये प्रोपेगेंडा है। तो एजेंसियां जो है ना, इनका वतीरा वैसे एक ही है, ये यहाँ से शुरू करते हैं जनाब, उनकी जो डिग्रियां हैं वो चेक करवा ली जाएँ, माजी की कुछ चीज़ें निकाल ली जाएँ वगैरह वगैरह। और जो शहजाद अहमद मलिक साहब हैं जस्टिस, उनकी जो बेटी है जिनके गाड़ी के नीचे आके मुबैना तौर पे प्राडो गाड़ी थी और वो क़ायद आज़म सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है उसकी गाड़ी थी और लाहौर हाई कोर्ट को वो अलाट हो चुकी हुई थी और वो वहाँ से इनके पास आ गई हुई थी। शहजाद मलिक साहब के को ये इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के इंतजामी जज थे और मेरा ख्याल है कि इन्होंने पैर पूर मार के दबका मार के बड़ी गड्डी जी अलाट करवाई हुई थी, क्योंकि बड़ी गड्डी जी मिल नहीं सकती, इस्तेहकाक नहीं है इन्हों का, बस सीधे दबका शबका मार के इन्होंने जिदा भी सी। बहरहाल वो कहते हैं 2022 की बात है, उनकी बेटी जो है वो आ रही थी और कुछ लोग तो ये कहते हैं उनके साथ और जजों की बेटियां भी थी। तो वो 2 लड़के जो हैं वो ड्यूटी शूटी ख़त्म करके रात 1:30-2 बजे वो आ रहे थे, तो जनाब ये गाड़ी जो है खातून ने मुबैना तौर पे उनके ऊपर चढ़ा दी और वो दोनों जो हैं वो जाँबक हो गए, मुकदमा भी दर्ज हो गया, गाड़ी भी पकड़ी गई, गाड़ी भी बाद में हाई कोर्ट के अफसरों ने सुपुर्दारी पे ले ली। तो फिर वो जो खातून है वो निकल गई वहाँ से। फिर वो इन्होंने कहा जनाब वो तो एक खालिद नाम का बंदा था झांका, तो वो हमारा ड्राइवर था। तो वो कह रहे थे ना ड्राइवर जनाब कौन है, किधर है वो जो लड़का है, एक लड़का, उसके जो वालिद साहब हैं रफ़ाकत तनोली साहब, उन्होंने रेफरेंस भी फाइल किया है कि अपना रसूख इस्तेमाल किया इन्होंने। तो ये काफ़ी अर्से तक ये मामला जो है दबा रहा। अब एक मरतबा फिर हाईलाइट होना शुरू हो गया है। तो उस विलाग में मैंने जिक्र किया था कि जो तफ्तीशी है जिसने ये फिर तफ्तीशी जो लाहौर हाई कोर्ट आता है और फिर आके जनाब वहाँ वो ड्राइवर के बारे में मालूमात लेता है, फिर वो जो फुटेज है वो भी लेके आता है जिससे पता चलता है कि खातून जो है इस गाड़ी को चला रही थी। अब रफ़ाकत तनोली साहब और उनके जो दोस्त, वो उनका जो कबीला है या उनके जो बरादरी के लोग हैं या ख़ानदान के लोग हैं, वो इस्लामाबाद में एहतजाज कर रहे हैं कि जनाब जो है वो कातिल पकड़ रहा है इंसाफ के लिए। तो उसको जनाब पुलिस ने पकड़ लिया, पुलिस हमें पकड़ के ले गई। ये मैं बता रहा हूँ कि इसके पीछे वही लोग हैं हाईलाइट करवाने के लिए। कानून को अपना रास्ता बनाने दें जनाब। इसको हाईलाइट किस लिए किया जा रहा है कि शहजाद मलिक साहब भी कुछ एजेंसियों के ख़िलाफ़, और ये आखिरी दिनों में या वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, बड़े थोड़े दिन जज रहे, तो वो भी कुछ इस तरह के ना उखड़ी उखड़ी सी बातें कर रहे थे। उसी के बाद ये सारा कुछ हाईलाइट होना शुरू हुआ है ना। पुलिस पकड़ के ले गई जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त हो गई जनाब, पुलिस ने गलत गिरफ्तार किया है, तो जनाब IG साहब को बुला लिया इस केस में। और IG साहब इस्लामाबाद वाले जो पेश होते हैं और पेश होकर कहते हैं कि जनाब वो हमने अब फुटेज हासिल की। और जज साहब ने कहा जनाब 2 साल हो गए हैं ना, कुछ चलान ही सबमिट नहीं हो गए, इंक्वायरी आगे नहीं बनी। एक तो ये जो गाड़ी थी वो हम जो सुपुर्दारी कैंसिल करवाने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा ये कि हमें जो फुटेज मिल गई है और उससे पता चलता है खातून जो है वो इसको चला रही है। अब IG साहब ये कह रहे हैं अब मिली है, अब बनाएंगे इसी तरह की स्टोरी। वो जो फुटेज है वो तो जब मैंने अर्ज़ किया कि वो जो तफ्तीशी था वो लाहौर हाई कोर्ट आया था और उसने इल्ज़ाम लगा कि मुझे पता नहीं 8 घंटे कितनी देर तक उन हफ्से में या में रखा रजिस्ट्रार और डिशन रजिस्ट्रार वगैरह ने। तो वो कह रहा है मैं वो लेके आया था फुटेज, उसकी रिपोर्ट में ये चीज़ शामिल है। यानी इससे ये पता चला कि इस मामले को नए सिरे से उठाया जा रहा है। और रफ़ाकत तनोली साहब बहरहाल उनका तो बेटा, उनकी जान गई है, तो वो अगर उनको किसी तरफ से कोई मदद मिल जाती है तो वो तो उसको वेलकम करेंगे। और अब वो जो मैं बात कर रहा था बीच में ये बात शुरू हो गई, जो तारक महमूद जहांगीरी वाला मामला, मैं कहा एजेंसियाँ इधर नहीं कार्रवाई कर दी, हमेशा शुरू इतों कर दियाँ जब मैंने तलीमी रिकॉर्ड कढ़ाओ। ये जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाला केस था ना, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल केस में लाहौर हाई कोर्ट से सज़ाए मौत हो गई और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को
बरकरार रखा था, लेकिन कुछ जजों ने इख्तलाफ भी किया था, और इख्तलाफ करने वाले जजों में गुलाम सफदर शाह साहब जो हैं वो भी थे। उन्होंने कहा जनाब नहीं, ये सज़ाए मौत गलत है। तो फिर उनके पीछे पड़ गए थे ये लोग, ये एजेंसियों वाले, ज़िया की दौर था, जो भी था मामला सारा, तो उनके पीछे पड़ गए। उनके साथ भी ऐसा इन्होंने किया। जब इनकी डिग्रियाँ जाली हैं कि जनाब उनकी जो मैट्रिक या FA की जो सनद वगैरह ना वो मिल नहीं रही, इस तरह का इल्ज़ाम लगा के जनाब उन्होंने FIA को पीछे चढ़ा दिए उनके जनाब FIA, और फिर सुप्रीम जस्टिस कोर्ट में रेफरेंस चला गया उनके खिलाफ डिग्रियों वाला, और उसमें नोटिस भी हो गया, जवाब भी तलब कर लिया गुलाम, और गुलाम सफदर शाह साहब फिर यहाँ से ना निकल गए, यहाँ से अफ़गानिस्तान से होके, मुझे यही याद पड़ा है, अफ़गानिस्तान से होकर लंदन पहुँच गए थे। वहाँ पर जाकर इंटरव्यू वगैरह भी दिया था, भुट्टो केस के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की थी। गुलाम सफदर शाह साहब, अख्तर मंडला साहब जो है ना सुप्रीम कोर्ट के जज, मेरा ख्याल है उनके ससुर है। बहरहाल उन्हें भी बहुत तंग किया गया था, और वो मैंने अर्ज़ कर ही दिया कि वो जनाब फिर छोड़ के चले गए थे पाकिस्तान। तो ये सारी कार्रवाई शर्रवाई इंतकामी कार्रवाई से बचने के लिए जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी के मामले का जिस हद तक ताल्लुक है, तो इस हवाले से इल्ज़ाम ये सामने आया है कि उन्होंने 89 में जो है वो LLB पार्ट 1 किया यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से, और उनका जो इनरोलमेंट नंबर था वो था 5968। इस नंबर के तहत उन्होंने LLB पार्ट 1 किया, जबकि जो रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी का, वो यूनिवर्सिटी ने एक जो जारी किया है, सर्टिफिकेट जारी किया, तो उन्होंने कहा जनाब ये जो इनरोलमेंट है ना, ये नंबर वाली 5968, ये इम्तियाज़ अहमद खान इस नाम से, इम्तियाज़ अहमद वल्द मोहम्मद अलाही, ये इस नाम से रजिस्टर्ड थे बतौर स्टूडेंट, लेकिन जो मार्कशीट जारी हुई, रिजल्ट कार्ड जारी हुआ, वो तारक महमूद जहांगीरी वल्द मोहम्मद अकरम उनके नाम पे जारी हुआ। और फिर जो LLB पार्ट 2 किया है इन्होंने, तो वो जो है वहाँ जनाब ये इनरोल हुए, इनके इनरोलमेंट का जो नंबर था वो था 7124, और वहाँ इनका नाम है तारक महमूद सन ऑफ काजी मोहम्मद अकरम। और फिर यानी कि वो कहते हैं, यूनिवर्सिटी ये कहती है कि जो एक प्रोग्राम के लिए एनरोलमेंट होती है ना, वो एक ही नंबर होता है, 2 नंबर नहीं हो सकते। तो इसलिए जो इनकी डिग्री है उन्होंने ये कहा है कि इनवैलिड है, सही नहीं है। तो ये इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। तो हाँ, वो जो इन्होंने ये कहा था, गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जो है वहाँ से इनरोल हुआ ये हुए तारक महमूद साहब, और वो गवर्नमेंट इस्लामिया लॉ कॉलेज जो है उन्होंने भी एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। उन्होंने जनाब तारक महमूद जो है ना, ये कभी इस नाम के बंदे ये जो इनरोलमेंट वाले जो नाम शाम सामने हैं, तो वो कहते वो तो कभी हमारे पास दाखिल ही नहीं रहा, हमारे कॉलेज का कभी स्टूडेंट नहीं रहा। ये बड़ा गंभीर किस्म का मसला है। और दूसरा, इनकी जो मार्कशीट है वो अगर देखें तो इन्होंने वैसे जब ये इन्होंने लॉ किया तो उसके बाद प्रैक्टिस शुरू की, तो इन्होंने फौरी तौर पे जहांगीरी लॉ एसोसिएट्स के नाम से लॉ फर्म बना ली थी। और जो इनका रिजल्ट कार्ड है उसमें जो नंबर हैं, इन्होंने जनाब LLB पार्ट 1 में लिए हैं 317 नंबर, यानी सिर्फ 2 नंबर से अगर इनके 3 नंबर कम हो जाते ना तो इन्होंने फेल हो जाना था, क्योंकि जो एग्रीगेट है ना 45% चाहिए। 315 नंबर लेने ज़रूरी हैं LLB पार्ट 1 में, और पंजाब में FEL कहते थे इसको। तो इन्होंने सिर्फ 2 नंबर ज़्यादा लिए हुए हैं। इसी तरह LLB पार्ट 2 में इनके 323 नंबर हैं। तो ये मुझे नहीं लग रहा कि इतना जो नालायक बंदा हो वो हाई कोर्ट का जज बन सके, फिर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी रहे, दीगर ओहदों पे भी रहे वकला के नुमाइंदे के तौर पे, और फिर उनकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो, अंग्रेज़ी भी ठीक हो। तो मुझे शक पड़ रहा है कि कहीं ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। और फिर सुप्रीम जस्टिस में मामला गया है, एक जज का मामला है, तो गुल हसन औरंगज़ेब साहब ने तो एक दिन पहले फौरी तौर पे तरदीद कर दी, जनाब मैंने तो कोई ख़त नहीं लिखा सुप्रीम कोर्ट को। जब PTA वाले शोर मचा रहे थे जनाब, उन्होंने फिर ख़त लिख दिया कि एजेंसियाँ में तंग करते हैं। तो अब जो इनका कोड ऑफ कंडक्ट है जजों का, वो इजाज़त देता है कि अगर जज पे इल्ज़ाम आते हैं तो फौरी तौर पर उसकी वजाहत करें, तो इनको उसकी वजाहत जो है वो करनी चाहिए। तो या फिर सुप्रीम जस्टिस को फौरी नोटिस ले के
इस मामले को जो है ये हल करना चाहिए इस मसले को। अगर ये 2 नंबरी है तो इनको फारग करें, अगर दरख्वास्त झूठी है, इल्ज़ामात झूठे हैं, दस्तावेज़ात झूठी हैं, तो जो बंदा है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है कि मैं कह रहा हूँ कि ना बहकी बातें कर रहे हैं, शायद उनका दिमाग घूम गया हुआ है। तो एक तो उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट किया, एक तो कहना मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को मानने वाला हूँ, मैं घबराने वाला नहीं, जेल काटूंगा, मर जाऊँगा, फलां फलां। लेकिन साथ ही वो फरमा रहे हैं कि जनाब भूख हड़ताल के हवाले से मैं मशावरत कर रहा हूँ। मैं भूख हड़ताल करनी है, भूख हड़ताल करना उनके ना मशावरत करनी है, डॉक्टर ने मशावरत करनी है। अगर एस्टैब्लिशमेंट अडयाला जेल के मामलात और मेरे केसेस से किनाराकश नहीं होती ना, तो फिर मैंने भूख हड़ताल कर देनी है। जिन्होंने भूख हड़ताल करनी होती है ना, उन्होंने मशवरे नहीं करने होते। और ये तो रमज़ान में 5 बजे खजूरें खाना शुरू कर देते थे और कहते दुआ मांग के जनाब अफ्तारी होगी और तस्वीरें बना के इस तरह की करवाट करते रहे। भूख हड़ताल करनी इमरान खान के लिए आसान नहीं है। और फिर देखें, ये कह रहे हैं जनाब हमारे लिए जेल काट रहा है, वो अपनी ज़ात के लिए भूख हड़ताल की धमकी दे रहा है। ये नहीं उसने कहा कि जनाब देखें बिजली के बिल जनाब कहाँ पहुँच गए हैं, और जो ये बजट है ये अशराफिया के लिए बजट है, मैं अवाम के लिए भूख हड़ताल कर दूंगा, ये मामला हल करें वगैरह नहीं। उनका जनाब वहाँ जो कर्नल वगैरह है ना, वो जो है चला रहे हैं जेल को, वहाँ जनाब मुझे सहूलतें नहीं हैं, मिलने नहीं दिया जा रहा, तो उस मामले पे अगर ये बात ना आए तो मैं ये भूख हड़ताल करूँगा। इमरान खान ने दूसरा ये फरमाया कि मुल्क पर इस वक्त जंगल के बादशाह का तसल्लुत है, तो जनाब ये मार्शल लॉ लगा हुआ है गैर लानिया तौर पर, और वो जेल में भी आ रहे हैं और फलां भी कर रहे हैं, जनाब मेरे मामलात भी देख रहे हैं वगैरह वगैरह। ये बातें, ये वही बातें उन्होंने की है जो जंगल के बादशाह वाली बात है, जो इन्होंने वो एक ट्वीट नहीं किया था और एक जाली सी डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उसमें मैंने व्लॉग भी किया था कि जनाब वो सारे झूठ झाट बता रहे हैं ये कि यहिया खान और शेख मुजीब वाला के जनाब उस, और आखिर में उसमें ये कहा था 1970-71 वाले जो वाक़यात हैं कि जनाब इस वक्त भी जंगल का बादशाह है वो जो ख़ुद को रियासत समझ रहा है फलां फलां। तो जनाब ये वही जहनीत है जो 1971 में जिसने मुल्क तोड़ा था वगैरह वगैरह, ये बात उन्होंने एक मरतबा फिर बना दी। लेकिन जो काजी साहब हैं, जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उनके बारे में ऐसी उन्होंने बात कर दी है जिसका कुछ सिर पैर नहीं है। जो सिर पैर नहीं है वो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं है। तो ये कहते हैं आप देखें जनाब काजी साहब जो है ना हमारे खिलाफ हर मुकदमे में आके बैठ जाते हैं, तो उनका तसब खुल के सामने आ चुका हुआ है जनाब, ये सारी गड़बड़ जो है ये इलेक्शन कमीशन ने की और वो इलेक्शन कमीशन की तारीफ़ें कर रहे हैं। तो मेरे वकला जो हैं, हमारे वकला कई दफ़ा ये कह चुके हैं, एतराज़ उठा चुके हैं कि काजी साहब आप ना बैठें, लेकिन काजी साहब बात नहीं आते, बैठे रहते हैं, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच का फैसला है कि काजी साहब जो हैं ये इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की समाअत ना करें, तो काजी साहब इस्तीफ़ा दे दें, या फिर अगर इस्तीफ़ा नहीं देना तो कम से कम मेरे जो मुकदमात हैं, हमारे बेंचेज हैं, मुकदमात के जो बेंच हैं, उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें। ये इमरान खान साहब ने फरमाया। ये चीज़ जो है ये खिलाफ हकीकत है। इमरान खान साहब जो हैं, पहली बात तो ये है कि 2 दफ़ा खुद नैब तरमीम वाले केस में पेश हुए हैं, उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया जस्टिस काजी फायज़ साहब ने कि जनाब आप तो उस केस के तहत जो गुलजार अहमद वाले बेंच ने 5 रुकनी बेंच ने दिया था कि जनाब ये काजी साहब जो है इमरान खान से मुतल्लिक़ मुकदमात ना सुने, तो आप क्यों मेरा केस सुन रहे हैं। कानून और हक़ की अगर बात हो तो यही बात थी। तो न्याज़ी साहब जो हैं 1 दिन 2 दिन पहले उन्होंने ये एतराज़ किया था कि जनाब आप जो हैं इस बेंच में ना बैठें, और जेल वाला जो है उसको भी एतराज़ है वगैरह वगैरह। लेकिन जो दरख्वास्त गुज़ार थे सलमान अकरम राजा, उनका मेरी ज़ाती ज़ियत में मुझे कोई एतराज़ नहीं आपके बैठने पे। बहरहाल ये अब कादी साहब को मुलायन करना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ आ गई हुई है कि ना कादी साहब ने आइन से इधर उधर होना है, और दूसरा ये कि इनको ये पता है कि आसम मुनीर की सरबराही में फ़ौज ये फैसला कर चुकी हुई है कि इमरान खान नामी किसी शख्स को किसी किस्म की कोई रायत नहीं मिलेगी। तो इसलिए ये चीखे मार रहे हैं इमरान खान साहब। और फिर जो काजी साहब वाले मामले की बात कर रहे हैं, जब वो गुलजार वाले 5 रुकनी बेंच ने डिक्लेयर कर दिया था, वो आपको याद होगा कि इमरान खान ने 50-50 करोड़ रुपए अपने अरकान कौमी असम्बली को, पार्लियामेंटेरियंस को दिए थे। तो उस पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल, ये 2021 की बात है, उन्होंने आज खुद नोटिस लिया था और मामला सुप्रीम कोर्ट को भेजा था बेंच बनाने के लिए। तो उस पर गुलजार अहमद साहब जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने बेंच बना दिया, लेकिन मकबूल बाकर साहब जो है उनको उन्होंने बेंच से अलग कर दिया और 5 रुकनी बेंच बना दिया और बड़ा एहसान किया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा उसको उसमें शामिल कर लिया। जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने जनाब कहा कि मुझे एक पैगाम मिला है एक और,
कि जो सालक सैन है उनको भी 50 करोड़ रुपए दिए। ये एक मैसेज आया तो उस पर जनाब तू मैं शुरू हो गई। बशीर आलम अपने तौर पर जनाब उन्होंने करना शुरू कर दिया, पता नहीं पहले तय करके थे गुलजार को सालन को उठो चलिए, उठ के चले गए और जाके फिर 4 जजा ने एक फैसला जारी कर देता कि क्योंकि इन्होंने जो काजी फायज हिस्सा हैं इन्होंने ज़ाती हैसियत से इमरान खान के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की हुई है, इसलिए गैर जानबदारी के असूल का तकाजा है कि वो इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की समाअत ना करें या समाअत नहीं करनी चाहिए। इस तरह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था उसमें। तो वो काजी साहब ने अपने नोट में उसका जवाब भी दिया था। मैंने इमरान खान के खिलाफ कहाँ को दरख्वास्त दी हुई है? मैंने तो दरख्वास्त दी हुई है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मेरे खिलाफ रेफरेंस आया है, वज़ीर आज़म ने उसकी मंजूरी दी हुई है, तो मैंने रेफरेंस को चैलेंज किया। उसमें तो फिर मैंने गुलजार साहब का भी रिस्पोंडेंट में नाम है जो चीफ जस्टिस थे, तो फिर गुलजार साहब जो उनको मेरे खिलाफ ये ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए थी, फैसला नहीं देना चाहिए, लिखा ही गुलजार साहब ने। उस बेंच में जो है उमर अता बंदयाल साहब भी शामिल थे काजी साहब के खिलाफ लिखने वालों में कि जनाब ये इनको नहीं सुनना चाहिए इमरान खान के मुकदमात। मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल वाला जो केस है ना, उसमें जो 4 दरखास्तें हैं, जवाद खाजा साहब हैं, एतजाज हसन साहब हैं, और फिर एक दरख्वास्त जो उसमें इमरान खान साहब की है। इमरान खान साहब खुद उसमें पिटिशनर हैं उस दरख्वास्त में, फौजी अदालतों वाला जो केस लगा हुआ है। और उसके लिए इब्तदाई तौर पर जब चैलेंज किया ना लोगों ने, इमरान खान वगैरह ने, तो उस वक्त उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे। उन्होंने इब्तदाई तौर पर 9 रुकनी बेंच बनाया था और उसमें उन्होंने शामिल किया था जस्टिस काजी फायज हिस्सा को भी। और जस्टिस काजी फायज हिस्सा साहब ने कहा कि नहीं, इन्होंने और सरदार तारक मसूद इन दोनों ने ये कहा था कि नहीं, जब तक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का कोई फैसला नहीं हो जाता तो हम इस बेंच में नहीं बैठेंगे। 184 और सब आर्टिकल 3 वाले जो मुकदमा थे हम नहीं उनमें बैठेंगे। तो फिर उमर अता बंदयाल, उनको अपने फैसले का नहीं पता था कि ये तो हमने फैसला दिया हो कि काजी साहब इमरान खान का केस नहीं सुनेंगे। इसका मतलब ये है कि उमर अता बंदयाल साहब को पता था कि हमारी वो जो जजमेंट है वो काजी साहब को बेंच में शामिल करने से नहीं रोकती, इमरान खान का केस की समाअत से उनको नहीं रोकती। वरना बंदयाल साहब जो अपने फैसले की खुद ही जो है वो खिलाफ वर्जी करके तो इन्हें अदालत के मुर्तकब हो रहे थे क्या? ज़रा इनके जो वकला हैं ये भी इनको शायद पूरी बात नहीं बताते, एवं बस कच्चे करना का बंद नहीं, इधरों सुनी तो इधरों सुन के जनाब मुँह सनी कट देती। ये हरकत कर रहे हैं खान साहब। और भाई जी एक दफ़ा जजमेंट पढ़ लो दोबारा, और फिर जो मैं क्या 9 रुकनी बेंच बनया सी, काजी से दोबारा मंगवा लो। 9 रुकनी बेंच वाली देख लो इब्तदाई समाअत वास्ते किन्ने लोग बने थे, काजी साहब वो शामिल है सी कि नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा थे। दूसरा जो मैं बात कर लूँ कि इसका क्या नतीजा निकल सकता है, अगर किसी और मुल्क में इस तरह का बयान दिए जा रहे होते ना और उस अदालत के पास तौहीन अदालत की कार्रवाई का इख्तियार होता जैसे हमारी अदालतों के पास है, तो अब तक ये सारे लोग अंदर होते हैं। वो काजी साहब कहते हैं जनाब मेरे खिलाफ कोई बात करता है तो मैं तो चाहता नहीं उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करूँ। अतरम नीला साहब भी किसी हद तक यही इस तरह की बातें शातें करते हैं, लेकिन अंदर खाते फिर कार्रवाइयाँ हो भी जाती हैं। तो बहरहाल इसका नतीजा जो है ये तौहीन अदालत की शक्ल में भी, कार्रवाई की शक्ल में भी निकल सकते हैं। और फिर मैंने कहा है 196 वाला CRPC वाला जो मैं विलाग मैंने किया हुआ है कि इमरान खान जो हरकतें कर रहा है और उसके बाद फिर वो आर्टिकल 6 की तरह ही के जो आर्टिकल्स हैं या दफात हैं तहरीर पाकिस्तान के, तो उनके तहत जो मंजूरी है वो हो चुकी हुई है। तो फिर वो मामला भी बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ आगे बढ़ सकता है। आप दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए विलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।